चलिए मित्रों, कल के भाग 1 से कंटिन्यू करते हैं। कहानी का नाम है घासवाली। इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। तो मूलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाती? तुम क्या समझते हो कि महावीर मेरा पति चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है क्या? उसे शर्म नहीं आती? अपनी मर्यादा का विचार नहीं है क्या? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या? घाट के किनारे मुझसे भी कई सुंदर औरतें तुमने नहीं देखी? इतनी सुंदर औरतें हैं कि मैं उनकी बराबरी भी नहीं करती। तुम उनसे जाके बोलो ना, उनसे जा कोई मांगो दया। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वहाँ तुम नहीं जाओगे, वहाँ जाते ही तुम्हारी छाती फटती है ना? मुझसे दया मांगते हो। चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूलिया, यह बात नहीं है। मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है। सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मूलिया बोली, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो ये सर जो है तुम्हारा गर्दन पे ना रहे। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन पर गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया मानो महीनों का बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मूलिया इतनी बाकपटू है, इसका उसे गुमान भी न था। मूलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ मैं। ठीक है, मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज ना घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है और वह औरतें जो भी करती हैं वो ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमी के लिए यह बात है कहाँ? मेरे आदमी के लिए संसार में जो हूँ तो मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी महरिया के लिए आंख उठाकर भी न देखता। संयोग की बात है कि मैं सुंदर हूँ बस। लेकिन अगर मैं काली कलूटी भी होती तब भी मुझे वह महारानी की तरह रखता। इसका मुझे पूरा विश्वास है महावीर पे। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। पर तुम मेरे रूप के दीवाने हो। आज मुझे माता निकलना है, कानी हो जाऊं, मेरी ओर ताकोगी भी नहीं। बोलो, क्या मैं झूठ बोलती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। मूलिया ने उसी गर्व के भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाएं तब भी मुझे महावीर इसी तरह रखेगा। मुझे उठाएगा, बिठाएगा, खिलाएगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, मुझे ना आप कभी छेड़ना ना मेरे पास आना। ध्यान रखना इस बात का। प्रेमचंद जी कहते हैं, जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, सीखी है, विषय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, बेकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फैन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसके नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना, पीटना उसकी आदत थी, लेकिन वह अब बदल गया। आसामी उससे थर थर काँपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर ज्यों ही उसने पीठ दर की, फिर से अपना चिलम पीना शुरू किया। सब दिल में उससे जलते थे, गालियां देते मनी मन। मगर जिस दिन से मूलिया ने उसे बोला, सबक सिखाया, उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन शाम के समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जाता है।
क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंच रहा था, मगर क्यारी बनाने वाली जो बुढ़िया थी वो चुपचाप बैठी है। उसे जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी आ रहा है कि कहाँ से नहीं आ रहा है। पहले यह सब देख चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता था, गुस्सा हो जाता था। उस औरत को उसी दिन मजदूरी काट लेता और 4 बातें भी सुनाता। लेकिन उसने मिट्टी लेकर नाली बांधी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, अरे तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा गई। अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई थर थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, अरे अरे भाग मत, रुक जा, मैंने नाली बंद कर दी है। और बता, बुढ़ऊ बहुत दिन से नहीं दिखा, बुढ़ऊ कहाँ है तेरा? बुढ़िया गदगद होकर बोली, राजा आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम ही नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है उसे काट देंगे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया, जहाँ 4 पुर चल रहे थे। पुर जहाँ मतलब जैसे आज के समय में हम जिनको पंप बोलते हैं, पानी निकालते हैं जो कुएं से। पर इस वक्त 2 हकेबे बेर खाने आ गए। चैन सिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछ ही लिया, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज न निकली। सहसा सामने से दोनों मजूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बातें करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पांव मन भर के हो गए। अब ना आते बनता ना जाते बनता। दोनों समझ गए कि आज तो डांट पड़नी है, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, चले आओ, कैसे बेर हैं, जरा मुझे भी तो दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर तो मार के ही छोड़ेगा, कैसा मीठा मीठा बोल रहा है, उतना ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, अरे जल्दी से आओ जी, पक्की पक्की सब मैं ले लूँगा। हाँ, जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा नमक तो ले आ। और बाकी मजदूरों से बोले चैन सिंह कि तुम लोग भी आ जाओ, बेर खा लो, काम तो होता रहेगा। अब दोनों भगोड़े को कुछ ढारस हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छांट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधे घंटे तक 4 पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए, खा लिए, ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, अब में कभी नहीं जाएंगे हम लोग। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, अरे तो इसमें बुराई क्या है, मैंने भी तो बेर खाए हैं ना, 1 आध घंटा का हरज हुआ यही ना, तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में कर दोगे, कोई बात नहीं। चैन सिंह चला गया। चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, अरे भैया मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार होकर चढ़े रहें। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा बोला, कई दिन से देखता हूँ मालिक का मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला बोला, तुम तो गोबर हो यार, गोबर गणेश, आदमी का रुख ही नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर ना छोड़ें, पूरी मन लगा के काम करेंगे। चौथा बोला, अरे यार तुम लोग कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे तो अभी भी उस ठाकुर पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वो बदल गया। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था, तो यूँ वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चलूं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था।
चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गाड़ी गद्दी इतनी मैली और फटी थी, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठने में शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था। क्या आजकल सवारियां कम हैं क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं हैं, मगर लॉरियों के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2, 2.5, 3 की मजूरी करते घर लौटता था, अब बस 20 आने के पैसे मिलते हैं। क्या जानवर को खिलाऊंगा, क्या मैं खुद खाऊंगा? बड़ी विपत्ति है महाराज, बड़ी विपत्ति। तो मित्रों, शेष कहानी अगले पार्ट में, तीसरा भाग, जिसमें मैं कंप्लीट स्टोरी कर दूंगा। मिलते हैं तीसरे भाग में।